हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन प्यारा में। तो आज हम बात करेंगे पटवार सीरीज के पटवार पेपर और वीडियो पेपर के मॉडल पेपरों की। तो पटवार के अभी 10 दिन बचे आपके लिए, उनके लिए हम 10 मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन की हम देखेंगे। तो आपको आराम से एक एक क्वेश्चन देखना है। तो एग्जाम में पीआई के क्वेश्चन आए, उन्हीं के क्वेश्चन के आधार पर कराऊंगा। तो आपको आज मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, रूमा देवी का संबंध कहां से था। यानी आपके सामने क्या है कि रूमा देवी का संबंध कहां से था। ये क्वेश्चन जो पीआई के क्वेश्चन आए हैं, ये आरएस भर्ती 2021 वाली थी ना, उसमें आए हैं। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि आपके पटवार के पेपर या वीडियो पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्या है कि रूमा देवी का संबंध कहां से था। पहला क्वेश्चन है, आराम से सुनना है, लिखने के बजाय सुनने पर ध्यान देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूमा देवी का संबंध कहां से था। तो आपको रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से था। ठीक है, यानी रूमा देवी का संबंध कहां से था, तो बाड़मेर से था। ठीक है, यानी रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से था। उसमें रूमा देवी क्या थी, हस्तकला से, मान लिया हस्तकला से संबंधित थे। ठीक है, यानी रूमा देवी किससे संबंधित है, हस्तशिल्प से। ठीक है, यानी हस्तशिल्प से कौन सी, रूमा देवी हस्तशिल्प से क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, और इन्हें क्या मिला था, 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। यानी 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार। यानी इस प्रकार हम 10-15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के देखेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अगर रूमा देवी क्वेश्चन आता है, रूमा देवी का संबंध कहां से था, तो आपको बाड़मेर याद रखना है। ठीक है, फिर किस कला से संबंधित था, तो हस्तशिल्प से संबंधित था। ठीक है, इनको 2018 में किस प्रकार मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, रूमा देवी को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी इन्होंने क्या लिए, उसमें हजारों महिलाओं के अहम भूमिका बढ़ाई थी, यानी उसको कार्यकृत करने के लिए। अगला दूसरा क्वेश्चन जो हमारे राजस्थान हिस्ट्री का रहेगा, उसकी बात करेंगे, यानी राजस्थान कल्चर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि माण क्षेत्र कहां से स्थित है, कहां स्थित है। तो आपको माण क्षेत्र याद रखते हैं, याद जाना चाहिए जैसलमेर। ठीक है, यानी जैसलमेर कहां से, माण माण क्षेत्र कहां से है, जैसलमेर से। ठीक है, अब जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर आपको पता है कहां पे है, जैसलमेर की मांड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी मांड गायक संबंधी भी आ जाए ना, मांड गायक, तो भी कहां से करके आना आपको, जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, यानी मांड गायिका या मांड गायक या मांड क्षेत्र कोई भी रूप में आता है मांड नाम शब्द, तो आपको क्या करना है, जैसलमेर से करना है। ठीक है, दूसरी बात ये करें तो जैसलमेर में कौन सी हवेलियां है, पटुआ की हवेलियां, पटुआ की हवेलियां कहां पे है, यानी पटुआ की हवेलियां कहां पे है, तो जैसलमेर में। ठीक है, यानी जैसलमेर में किसका राज था, भाटियों का राज था। आपके सामने क्वेश्चन आता है जैसलमेर में किसका राज था, तो भाटियों का राज था। आगे बात करें तो जैसलमेर में क्या है, तनोट माता का मंदिर, यानी तनोट माता का मंदिर कहां पे है, जैसलमेर। यानी इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। मांड क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको जैसलमेर कर देना है। आगे की बात करूं, एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि मुरु महोत्सव कहां प्रसिद्ध, मुरु महोत्सव किससे संबंधित है, यानी मुरु महोत्सव क्षेत्र पूछे आपको, तो आपको करना है जोधपुर से, क्योंकि बार बार एग्जाम में जोधपुर ना देकर आपको जैसलमेर कंफ्यूज करने के लिए, जैसलमेर कंफ्यूज करने के लिए देगा, बल्कि आपको जैसलमेर कंफ्यूज नहीं होना है। मुरु महोत्सव कहां से है, तो जोधपुर से है। ठीक है, यानी मुरु महोत्सव जोधपुर से है। अब मांड क्षेत्र कहां से है, जैसलमेर से है। मांड गायिका से यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, नोट माता का मंदिर भी जैसलमेर है। और ठीक है, जैसलमेर किसका राज, जैसलमेर की राज कौन करता था, भाटी वंश के राज करते थे। अब जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन है, वो बात कर लेते हैं, तो स्वांगिया माता है। यानी स्वांगिया माता कौन सी है, जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। ठीक है, आपको बार बार एग्जाम, ये सीईटी एग्जाम 2023 में आया था, यानी सीईटी एग्जाम जब दो लागू हुआ था ना 2023 में, उसमें आया कि भाटियों की कुलदेवी कौन सी है, तो स्वांगिया माता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आराम से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो क्या कर लेती है, याद कर लेनी है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि
कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अब कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध आपको बता देना है। तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, ठीक है। यानी बूंदी की तीज, कौन सी तीज प्रसिद्ध है? कजली तीज। कजली तीज कब आती है? तो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को, यानी आगा जी के अंधेरी भादों की तीजा भी लिखता है कजली तीज आवे, ठीक है। कजली तीज का और नाम बता दूं, सातुड़ी तीज का इन्हें, ठीक है, बुड्ढी तीज का इन्हें। यानी आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बूंदी की करके आनी है, ठीक है। सावन वाली तीज कहाँ की है? जयपुर की है। कजली तीज कहाँ की है? बूंदी की है, ठीक है। अब कजली तीज के अलग अलग नाम है, यानी अलग अलग नाम क्या है कि अलग अलग नाम, इसको बुड्ढी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और कब आती है? तो भाद्रपद की कृष्ण माह की तृतीया को आती है, ठीक है। यानी भादों की अंधेरी तीज नाव है। बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आरएस में भी आया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी जो एग्जाम में आया वही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आराम से क्या करना है, इनको समझना है, ठीक है। अब ये आपके सामने गणगौर का ऑप्शन आ जाए, यानी गणगौर किसमें, क्योंकि गणगौर का क्वेश्चन आता है ना। गणगौर कब आती है? तो चैत्र माह की, गणगौर कब होती है? चैत्र माह की तृतीया को। कौन सी तृतीया? शुक्ल तृतीया, ठीक है। यानी चैत्र माह की शुक्ल तृतीया क्या होती है? गणगौर आती है, ठीक है। गण का मतलब शिव होता है, गौर का मतलब पार्वती होता है। यानी नॉर्मल इजी जिक्र से आर्ट एंड कल्चर के मेले एवं त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर आपके टॉपिक में मेले एवं त्योहार दे रखा है तो यहाँ से आने के क्वेश्चन क्या है, ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। यानी आपके सामने कजली तीज आएगा तो बूंदी कर देना, इसको बुड्ढी तीज, सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कब आती है? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ठीक है। यानी भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को आती है, अंधेरे पक्ष में आती है। फिर आपकी गणगौर का क्वेश्चन आता है, गणगौर कहाँ पे, गणगौर कब आती है? तो चैत्र माह की तृतीया को, यानी चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को आती है। इसमें गौर का मतलब पार्वती होता है, गण का मतलब शिव होता है, ठीक है। अब बात करें आगे, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आभूषणों से क्वेश्चन है, यानी टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? यानी टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? तो ये किसका? स्त्रियों का आभूषण है, ठीक है। यानी स्त्रियों का आभूषण है। यानी टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? कानों में पहना जाता है, ठीक है। एक मेन बात इसकी, यह बात याद रख लेना, ये ग्रासीय महिलाएं इसको क्या पहनती है? ग्रासीय महिलाएं इनको ज्यादा पहनती है, ठीक है। यानी ग्रासीय महिलाओं से अगर संबंधित आता है तो टोटी आभूषण है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सीईटी एग्जाम में आया था, सीईटी 2024 वाली में, कि जो दांतों में चोंप पहनते हैं ना, यानी दांतों में के बीच में, जो दांतों के बीच में पहने जाने वाला आभूषण, दांतों के बीच में पहनने जाने वाला आभूषण, दांतों के बीच में पहने जाने वाला आभूषण चोंप कहलाता है, ठीक है। यानी टोटी कान में पहनते हैं, चोंप है दांतों में पहनते हैं। यानी टोटी चोंप बार बार एग्जाम में आते हैं, टोटी कान में पहना जाता है और चोंप क्या कहलाता है? इसके अगर आपके सामने इस प्रकार आता है कि सोने की कील को हम क्या पहनते हैं? दांतों में पहनते हैं। उस दांतों में पहने जाने वाले आभूषण क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? चोंप कहते हैं, ठीक है। टोटी कान में पहनते हैं, दांतों के आभूषण को चोंप कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फिर हम बात करेंगे इंडिया हिस्ट्री की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
कि आमेर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आमेर की स्थापना याद रखने के लिए 1727 सन याद रखो। स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, सॉरी। ठीक है, इन्होंने की थी, कहां पे की थी आमेर की स्थापना 1727 में। अगर आप किस प्रकार उदयपुर की स्थापना पूछे ना, उदयपुर की स्थापना तो 1569 में। अगर आपको जोधपुर की स्थापना पूछे, यानी जो स्थापना स्थापना एक बार 1459 में। ठीक है, किसने की थी, राव जोधा ने की थी। ठीक है, किसने की थी, उदय सिंह ने की थी। समझ में आया आपके। अगर स्थापना से क्वेश्चन आएगा तो इन बड़े बड़े राज्यों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे आमेर, जोधपुर, इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आमेर से, जोधपुर से और उदयपुर से। आमेर से आए तो 27 ऑप्शन का देख लेना है। ठीक है, उदयपुर से आए तो उदय सिंह ने की थी, और जोधपुर से आए तो 1469 में राव जोधा ने की थी। ठीक है, यानी करनी माता ने इस किले की क्या करी थी, नींव लगाई थी। यानी करनी माता ने इस किले की, जोधपुर वाले की चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसको चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है ना, उस किले की नींव किसने लगाई थी। तो एक क्वेश्चन की और बात करते हैं हम, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से। शानदार क्वेश्चन है, आरएस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वैदिक संयंत्र कहां स्थित है। यानी आपके सामने आ जाता है कि वैदिक 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 यंत्रालय कहां पर स्थित है, ये ऑप्शन आया, ये क्वेश्चन आता है ना। ये किस प्रकार कारखाना था एक। ठीक है, ये कारखाना मतलब किताबों के छपाने वाला। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि वैदिक यंत्र ये कहां पर स्थित है, यानी जो छापने वाला जो वैदिक यंत्रालय है वो कहां पर स्थित है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पे वैदिक यंत्र छापा खाना स्थापित किया गया था। यानी ये एक तरीके से छापा खाना था। ठीक है, और ये वैदिक यंत्रालय छापा खाना था, और इसमें ये कहां पे स्थापित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कहां पे स्थापित किया गया था, अजमेर में किया गया था। ठीक है, इसमें सत्याग्रह प्रकाश का दूसरा भाग लिखा हुआ है, यानी विवेकानंद जी का जो सत्याग्रह प्रकाश है ना, उसका जो सेकंड भाग है ना, वो यहाँ से छपा है। ठीक है, यानी वैदिक वैदिक से यहाँ से छपा है। ठीक है, सत्याग्रह प्रकाश का जो दूसरा भाग है किसका, स्वामी विवेकानंद का, वो यहीं से छपा है। ठीक है, यानी इसी कारण इसको क्या बनाया गया था, स्थापना की गई थी, अजमेर में की गई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। पॉलिटी बेसिक क्वेश्चन में करा के हूं आपको, ये पूछा जाए कि राज्यपाल का पद कौन से अनुसंधान से लिया गया था। यानी राज्यपाल का पद कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था, और राजपुरों का पद समाप्त किया गया था। ये आराम सुन लीजिए पहले कि राज्यपाल का पद कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था और राजपुरों का पद समाप्त किया गया था। आपको बताना है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956 में हुआ था, और इसमें क्या कर दिया गया था, राजपुरों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये लागू कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 में लागू होता है। और आपके इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि हमारे जो राजपुरों कौन थे, प्रथम राजपुरों कौन थे, या इस प्रकार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रथम राजपुरों कौन थे। यानी प्रथम राजपुरों को याद रखने के लिए स्वामी मान सिंह याद रख लेना। ठीक है, यानी स्वामी मान सिंह, क्योंकि आपको पता है प्रथम और लास्ट एक ही होता है, यानी ये एक ही बने थे और एक ही इन्होंने अपने पद के जिस प्रकार 7वां संविधान संशोधन आता है, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 7वां संविधान संशोधन आता है, राजपुरों वहां पे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, यानी बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। गुरुमुख निहाल सिंह हमारे कौन थे, प्रथम राज्यपाल थे। यानी गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल थे। आरपीएससी ने क्वेश्चन का उत्तर माना है 25 अक्टूबर 1956 को इसने शपथ ले ली थी। ठीक है, यानी आरपीएससी ने क्वेश्चन का जवाब मानना है। ठीक है, आरपीएससी क्वेश्चन का ये जवाब मानती है कि 25 अक्टूबर 1956 में इन्होंने क्या ली थी, शपथ ले ली थी। ठीक है, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि गुरुमुख निहाल सिंह ने शपथ कब ली थी, तो आपके जवाब 1 नवंबर 1956 नहीं होने के बजाय क्या करना है, आपको 25 अक्टूबर 1956 करना है, क्योंकि 25 अक्टूबर 1956 के आरएस पेपर में इन्होंने बाकायदा माना है 2021 वाले की भर्ती में कि इन्होंने 25 अक्टूबर 1956 को क्या ली थी, अपनी पहले राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं तो अगला क्वेश्चन राज्यपाल में ये आता है कि जो वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कृष्णराव बागड़े साहब हमारे वर्तमान में राज्यपाल किया। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने पॉलिटी क्वेश्चन है आपको मैं इतने कराऊंगा, और पॉलिटी के हमारे क्वेश्चन वीडियो पड़े हैं उस प्रकार, बल्कि मॉडल सीरीज के अनुसार पॉलिटी क्वेश्चन इतने बहुत है। ठीक है, आगे बात करें तो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इंडिया हिस्ट्री के। आपके सामने इंडिया हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहेगा,
तो आपको क्या करना है, इंडिया हिस्ट्री को आराम से पढ़ना है। तो आपके सामने इंडिया हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है कि राखी गढ़ी कहां पे स्थित है। राखी गढ़ी कहां पे स्थित है, पहला क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपको, इंडिया हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो राखी गढ़ी कहां पर स्थित है, तो आपके सामने हरियाणा ऑप्शन आए ना, तब करके आना, ठीक है, क्योंकि पता है कि हमें राखी गढ़ी कहां पे स्थित है, हरियाणा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1952 में, किन के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है, यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आगे बात करें तो कौन से उपनिषद में कर्मकांडों का जिक्र किया गया है, यानी कौन से उपनिषद में कर्मकांडों का जिक्र किया गया है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कर्मकांडों का जिक्र किया गया है। यानी बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं आपके सामने बात करूं तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, यानी अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, तो आपको क्या है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। आगे आपके सामने ये आता है कि विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो आपको करना है विशाल स्नानागार का अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। आपके सामने ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी में राजस्थान में कौन कौन से आक्रमण किए थे, तो आपको इसको क्रम याद रखने के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आपको क्रम याद रखने के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर कब आक्रमण किया था, और यहाँ पे साका किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन बनाने की पूछेगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाला याद रखो, तो 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, और यहाँ पे क्या होता है, साका होता है चित्तौड़ में, ठीक है। और यहाँ पे साका कौन करता है और केसरिया कौन करता है, यानी केसरिया और साका करने के लिए क्या होती है, साका की दो टर्म होती है, कौन कौन सी, एक तो केसरिया होता है, एक साका होता है। यानी साका कौन करेगा इसमें, तो पद्मावती, हमारी जो रानी थी पद्मावती वो करेगी, केसरिया कौन करेंगे, राहुल रतन सिंह, ठीक है। यानी यहाँ पे किसने आक्रमण किया था, तो राहुल अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। और इंडिया हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन कब होता है, तो 1920 में होता है, ठीक है। यानी 1920 में एक बात याद रखना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होते ही यहाँ पे असहयोग आंदोलन होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रॉयल एक्ट कब हुआ था, तो रॉयल एक्ट कब होता है, 1919 ईस्वी में, ठीक है। यानी 1919 ईस्वी में रॉयल एक्ट होता है। यानी इस प्रकार आपको क्या देंगे, श्री क्रमवार श्री रचना देंगे, यानी पहले आपको क्या होना चाहिए कि चंपारण याद होना चाहिए, यानी गांधी जी भारत आते कब है, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। उसके बाद हम कल से करेंगे, ठीक है। यानी कल से आप में गांधी जी के जितने स्वदेशी आंदोलन हुए ना, जैसे गांधी जी क्या आते हैं जनवरी में, राजस्थान जनवरी में, सॉरी भारत में आते हैं जनवरी में, यानी जनवरी में कहां से आते हैं, जनवरी में भारत लंदन से आते हैं पढ़कर, और 1915 में क्या होता है, भारत उनका आगमन होता है, ठीक है। अब 1915 के बाद में 1947 के बीच जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई है ना, उनका वह राष्ट्रीय घटनाएं हुई है, उनका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको पटवार के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपकी बात कर लेता हूं इंडिया ज्योग्राफी की। इंडिया ज्योग्राफी की पहले बात करो तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी राजस्थान, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरी बात ये करते हैं कि राजस्थान भारत कुल विश्व के कितने परसेंट है, तो 2.4%। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ड्रोन रेखा किसके मध्य लगती है, तो ड्रोन रेखा किसके मध्य लगती है, अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है, हमारी ड्रोन रेखा लगती है। यानी इसी क्वेश्चन के अनुसार ये बनाएगा ड्रोन रेखा सबसे कम लगती है कितनी, कि लगभग 100 की कुछ किलोमीटर हमारे अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके साथ है, सबसे कम लगती है। आगे बात क्वेश्चन करें तो अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको कि जो मेघमोहन रेखा वो किसके बीच लगती है, तो मेघमोहन रेखा किसके बीच लगती है, चीन के साथ हमारी मेघमोहन रेखा लगती है, ठीक है। रेड क्लिप किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। कब इसको कब लागू किया गया था, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ ज्यादा लगती है। इस प्रकार आपके इंडिया ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करें तो इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन, इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि
संविधान कब लागू हुआ था, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, तो आप क्या करना है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 क्या गया था, हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरी बात ये करें तो किस दिन राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली थी, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या मिली थी, स्वीकृति मिली थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन यह है कि प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे अब इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि आपके प्रथम राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना थे, तो आपको क्या करके आना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक देखने मिलेंगे, और नीट क्वेश्चन जिस प्रकार हमारे मॉडल पेपर टफ होते जाएंगे उस प्रकार आपको चलता जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो इसमें यह बात याद रखना है कि जो हमारा संविधान सभा जो संविधान लागू हुआ था वो पहले और कब लागू हो गया था, यानी बनके तैयार कब हो गया था हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारे 15 आर्टिकल क्या हो गए थे, लागू हो गए थे, ठीक है। यानी 15 आर्टिकल कब लागू हो गए थे, अगर आपको ये पूछे ना संविधान कब बन के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1900 लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को होता है, बल्कि बन के तैयार कब हो गया था, 26। यहाँ पे क्या हो गए थे, 15 आर्टिकल लागू भी हो गए थे, ठीक है। अब बात करें मैं हमारे अनुच्छेद 362 है, ठीक है, भाग 22 भाग है, और अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। यानी ये बातें थी बेसिक बातें। आपकी इस पर बेसिक क्वेश्चन आएंगे और टफ क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।